नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। मैं हूं अनिल कुमार। प्यारे दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो सीरीज है ये है एनसीईआरटी की सीरीज है। तो एनसीईआरटी में हम पहले पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस जो है प्यारे दोस्तों, ये हम 9th क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं। 9th क्लास अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये है 9th क्लास की एनसीईआरटी। अगर हम इसमें बात करें तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि एनसीईआरटी सभी क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो आप जानते ही हैं, चाहे वो आपका 9th क्लास हो या फिर आप अगर बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वनडे हो या आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम हो। तो एनसीईआरटी तो सभी में आता है और एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि ये क्लास सभी लोगों को समझ में आए। तो प्यारे दोस्तों, 9th क्लास की जो सोशल साइंस की जो एनसीईआरटी है, इसमें टोटल 5 चैप्टर हैं। पहला जो चैप्टर है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। तो इसमें हमारा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा। तो पढ़ाने का तरीका ये रहेगा प्यारे दोस्तों कि पहले एक चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद उसकी जो दूसरी वीडियो में उसी चैप्टर से संबंधित कुछ समरीज और आप कह सकते हो कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं बुकलेट के पीछे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको भी हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो और दूसरी बात यह है कि ये जो क्लास होगी आप देखेंगे कि हिंदी मीडियम में पूरा का पूरा अलग सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा और इंग्लिश मीडियम में सेम चैप्टर का आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। मीडियम आपका हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो समझाने का जो तरीका होगा वो मोस्टली हिंदी का यूज़ किया जाएगा, क्योंकि हम सभी लोग भारत में रहते हैं और सभी लोग हिंदी आसानी से समझ लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हिंदी का मतलब केवल हिंदी, तो वहाँ पर आपका पूरा का पूरा इंग्लिश में भी जो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश बोथ सभी लोग क्या रहेंगे इसमें कंफर्टेबल रहेंगे। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो ये पहला चैप्टर है। इसको आज हम पूरा का पूरा पहले इसकी डिटेल को देखने का प्रयास करते हैं, चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं आगे अपना चैप्टर। तो आखिर हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ने क्या वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लोकतंत्र क्या है। दैट मीन्स इसकी डेफिनेशन क्या है, लोकतंत्र क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है और क्या है। बहुत ही सरल परिभाषा के साथ हम शुरुआत करेंगे और फिर बारी बारी से इन बिंदुओं का व्यवहारिक अर्थ भी जानेंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने की न्यूनतम विशेषताओं को चिन्हित करना। अगर कोई गवर्नमेंट है, किसी देश में कोई गवर्नमेंट काम कर रही है, तो वो कितनी डेमोक्रेटिक है, कितनी लोकतांत्रिक है, इसको जानना, उसकी जो न्यूनतम विशेषताएं हैं, ठीक है, लोकतंत्र की न्यूनतम विशेषता क्या है, उसको जानने का प्रयास करें। और फिर बाद में इसी का ये 2 पार्ट में बांट दिया गया है, लोकतंत्र क्यों, यानी कि लोकतंत्र क्या और क्यों। तो दूसरा जो पार्ट यानी कि जो आपका चैप्टर है, जो आपका अध्याय है, उसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, लोकतंत्र क्यों। तो लोकतंत्र क्यों की बात करें तो दोस्तों, समकालिक दुनिया में लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति बन गया है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो इसकी अन्य जो व्यवस्थाएं हैं लोकतंत्र के अलावा, जैसे मान लो तानाशाही, राजशाही, उनकी तुलना में क्या अंतर है। तो ये हमको सर्वोच्च शासन व्यवस्था क्यों है, ये क्या ये शासन व्यवस्था ही सर्वोच्च है, क्या इसके अलावा कोई शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो हम किसको क्यों बेहतर मानते, इस पर भी जो आपके चैप्टर का भाग 2 है इस पर हम बात करेंगे। यानी कि जो चैप्टर है, एक तो इसको आप कह सकते हो आप भाग 1 और इसको कह सकते हो आप भाग 2। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये जो है लोकतंत्र क्या, इसको हम
भाग 1 यानी कि पार्ट 1 में समझने का प्रयास कर लेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 हो गया है और ये आपका पार्ट 2 हो गया। ठीक है, तो ये 2 वर्गों में दे दिया है। पहले में लोकतंत्र क्या और पहले दूसरे में है लोकतंत्र ही क्यों, यानी कि यही शासन व्यवस्था क्या सबसे बेहतर है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अभी हम लोकतंत्र क्या है इसको जानने का प्रयास करते हैं और आगे चलते हैं। तो ये है लोकतंत्र क्या है। आप देखेंगे यहाँ पर आप सरकार के, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लोकतंत्र क्या है अर्थात परिभाषा को 1.1 जो बुलेट है इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप सरकार के विभिन्न रूपों के बारे में यह पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र की अब तक की आपकी समझ के आधार पर कुछ उदाहरण देते हुए सरकारों की कुछ विशेषताएं लिखें, ये बता रखा है जो हमने मतलब पहले 8वीं क्लास में, 7th क्लास में, 6th क्लास में जो पढ़ा उसके आधार पर। उसके बाद लोकतांत्रिक सरकारें क्या हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकारें क्या हैं, इसके बारे में भी आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 लोग हैं। ठीक है, आप देखेंगे एक तो है मैरी, मैरी है और भी हैं कुछ लोग। ठीक है, मैरी के साथ और भी कुछ लोग हैं जो कि स्टूडेंट हैं। ठीक है, और एक है लिंग दोहो मैडम। प्यारे दोस्तों, लोकतंत्र पे इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, कुछ सवाल जवाब चल रहे हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि आप, सवाल जवाब का मतलब होता है संवाद। संवाद का मतलब है आपस में सवाल जवाब, किसको लेकर, लोकतंत्र को लेकर, शासन व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब चल रहे हैं। ठीक है, तो इस इनकी जो बातचीत है उसका क्या निष्कर्ष है, उससे क्या डेफिनेशन निकल कर आती है, किसकी लोकतंत्र की क्या परिभाषा इस डिस्कशन में, इस संवाद में, इस बातचीत में, यानी कि लिंग दो मैडम कौन है, एक टीचर हैं और ये और बाकी और इसमें स्टूडेंट है, तो ये आपस में शासन व्यवस्था के बारे में, लोकतंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या लोकतंत्र की परिभाषा निकल कर आती है, उस परिभाषा को समझने का हम प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है दोस्तों एक सरल परिभाषा। अब इस परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे हम। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, सरल परिभाषा आखिर क्या है। तो यहां पर देखेंगे, आइए उस चर्चा पर फिर से गौर करें। ऊपर लिखा हुआ है, जो खुद को लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच की समानताओं और असमानताओं से जुड़ी थी। ठीक है, सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की पहचान करने के लिए एक बहुत ही सरल पैमाना था, लोगों के पास अपनी सरकार को चुनने का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसलिए हम एक सरल परिभाषा से शुरुआत कर सकते हैं और वो सरल परिभाषा प्यारे दोस्तों यहाँ पर लिखी हुई है। और जब आप, चाहे आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो या फिर आप नोट्स बनाएं किसके लिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो सरल परिभाषा क्या लिखी हुई है, तो ये आपका देखेंगे आप अलग से ही ब्लैक में लिखा हुआ है, तो ये अब आपको मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। शासन, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। यानी कि लोकतंत्र क्या हुआ, आप ये बात समझिए, लोकतंत्र क्या हुआ, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासक मतलब जो शासन करते हैं, शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये शासक है, ठीक है, ये पीठ पर बैठा है यहाँ पर, जो आपके लिए पॉलिसीज, नीति बना रहा है, लेकिन इसको चुन कौन रहा है, तो जनता चुन रही है। यानी कि लोकतंत्र क्या है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नीचे से जनता अपने शासकों को चुनती है। क्लियर हुआ। तो आपके लिए ये लोकतंत्र की क्या है, सबसे बेस्ट क्या है, एक यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही 1 लाइन में ही क्या है परिभाषा मिल जाती है लोकतंत्र की। लेकिन इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लोकतंत्र की परिभाषा को, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ लोकतंत्र की परिभाषा को। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और इसको हम बना लेते हैं खाली पेज। ठीक है, इस पे हम लोकतंत्र की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए, तो लोकतंत्र के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे
फेमस जो परिभाषा दी है लोकतंत्र के संदर्भ में, वो दी है अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दी है। और अब्राहम लिंकन कौन थे? तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन की परिभाषा। अब्राहम लिंकन की क्या परिभाषा है, इस पर हम बात करेंगे। तो इन्होंने कहा लोकतंत्र अर्थात डेमोक्रेसी। ये क्या है? लोकतंत्र। लोकतंत्र लोकतंत्र क्या है? तो इन्होंने बोला, 3 रूप से परिभाषित किया इन्होंने लोकतंत्र को परिभाषित किया। पहला बोला लोकतंत्र जनता का जनता का जनता का। दूसरा बोला जनता के द्वारा जनता के द्वारा। और तीसरा बोला जनता के लिए। दूसरा हो गया ये जनता के द्वारा, और तीसरा बोला यहां पर जनता के लिए, जनता के लिए शासन। तो क्या हो गया? इन सभी में क्या लग जाएगा? शासन। लोकतंत्र जनता का शासन है, जनता के द्वारा शासन है, और जनता के लिए शासन है। दैट मीन्स इसको बोलेंगे ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल। इसको बोलेंगे बाय द पीपल, बाय द पीपल। इसको बोलेंगे फॉर द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, तो अब हम फिर से देखेंगे लोकतंत्र क्या है। अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता का जनता के लिए, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र। ठीक है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। क्या है? इट इज ए रूल बाय द ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। चलिए प्यारे दोस्तों, इसको हम और दूसरे एक और तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मैं ये कह रहा हूं, हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र पर, लोकतंत्र पर हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र पर, अर्थात मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र पर हम बात कर रहे हैं। लोकतंत्र को आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जिसमें जो जनता है, जनता है जिसमें जनता, लोकतंत्र किसको बोलते हैं? जिस ऐसा तंत्र जिसमें जनता की भागीदारी हो, भागीदारी हो। ठीक है, भागीदारी हो, जिसमें जनता की भागीदारी हो। किसमें? जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय डिसीजन लिए जाते हैं उसमें क्या होनी चाहिए? जनता की भागीदारी। अब इस पे हम लोकतांत्रिक शासन की बात बाद में करेंगे। इसके लिए हम पहले थोड़ा सा निचले स्तर पर लोकतंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर लोकतंत्र क्या है? जैसे मान लो आप एक परिवार में रहते हो और आपके फैमिली में 8 मेंबर हैं। ठीक है, तो आपके घर में एक नया घर बनाया जाना है। ठीक है, तो अब ये देखा जाएगा कि ये परिवार कितना डेमोक्रेटिक है। कैसे? तो वहाँ पर सभी लोग बैठकर आपस में बात करेंगे कि यहाँ पर नया रूम बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो सभी की राय ली जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उसको बोलेंगे कि दिस इज ए डेमोक्रेटिक फैमिली, अर्थात ये एक लोकतांत्रिक परिवार है। इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र में जनता की, यानी कि अगर आपका परिवार लोकतांत्रिक है, इसका मीनिंग हुआ कि आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य की उसमें भागीदारी है, शामिल है निर्णय लेने में। जो निर्णय लिया गया है उसमें अन्य लोग भी सहमति अपनी दर्ज कर चुके हैं। ये हुआ। इसी प्रकार अगर हम गांव स्तर पर बात करें लोकतंत्र की, तो प्यारे दोस्तों गांव स्तर पर आप देखेंगे ग्राम सभा होती है, और सभी जो भी वोटर्स होते हैं, गांव के जो लोग होते हैं, वो उसमें गांव सभा में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं।
ठीक है, वो उसके क्योंकि सदस्य होते हैं। तो जो भी ग्राम सभा निर्णय लेती है उसमें सभी जनता यानी कि जो गांव के लोग हैं वो उसके सदस्य हैं, तो उनसे पूछा जाता है। इसका मतलब ये कह सकते हो कि गांव स्तर पर भी क्या है, लोकतंत्र है। इसका मतलब है ग्राम सभा एक डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक हुई, लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई। अच्छा, अब बात ये है कि आप फैमिली लेवल पर, परिवार लेवल पर तो निर्णय ले सकते हो, क्योंकि आपके मेंबर 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, है ना, या मैक्सिमम आपके दादा दादी सबको मिलाकर 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। परिवार अब आते हैं कि भाई समाज या फिर आपके गांव लेवल पर, तो गांव लेवल पर भी मान लो 200 400 या 500 या 1000 लोग होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, ठीक है। तो इस लेवल तक सभी लोगों को शामिल किया जा सकता है, ये संभव है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें जो भारत है उसमें तो लगभग 135 से लेकर 140 करोड़ लोग रहते हैं। क्या सभी लोगों की भागीदारी संभव है कि जितने भी निर्णय लिए जाएं, जितने भी कानून बनाए जाएं, क्या उनमें सभी की भागीदारी हो सकती है? तो प्यारे दोस्तों, ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, आप इस बात को यहाँ पर एक बात को समझते हैं कि डेमोक्रेसी के अगर हम प्रकार को देखें, ठीक है, लोकतंत्र, अभी हम थोड़ा लोकतंत्र पर अभी जाएंगे कि भाई इसका जो मैं बता रहा था कि भाई आपका प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, अभी हम इस पर जाएंगे। लेकिन आप लोकतंत्र को समझने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आखिर लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र क्या है, एक शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और लोग अपने शासकों को चुनते हैं। यही तो हुआ लोकतंत्र का परिभाषा। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले आपको ये क्या है, शासन का स्वरूप है, शासन एक एक प्रकार का शासन है लोकल। लेकिन शासन कौन करता है? सरकार करती है। आखिर सरकार है क्या, पहले सरकार को समझ लेना हमारे लिए बेहतर है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें, जब जब आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पर, दैट इज इंडिया। आप देखेंगे यहां पर, दैट इज इंडिया। इंडिया, ये क्या है? इंडिया है, इंडिया। तो पहले तो आपका क्वेश्चन ये बनता है, क्या भारत एक भारत एक राज्य है क्या? भारत एक राज्य है, राज्य, या भारत एक राष्ट्र है, या भारत एक देश है, देश। अर्थात राज्य का मतलब क्या हो गया प्यारे दोस्तों? स्टेट। स्टेट, क्या इंडिया इज ए स्टेट? क्या ये एक नेशन है? नेशन। और प्यारे दोस्तों, क्या ये कंट्री है? कंट्री है। इस पर हम बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखना कि ये तीनों ही चीजें ठीक है, ठीक है। यानी कि भारत एक राज्य भी है, अभी हम उत्तर प्रदेश भी राज्य है ना। आप बोलेंगे कि सर फिर ये उत्तर प्रदेश क्या है, राजस्थान क्या है, मध्य प्रदेश क्या है, तो ये राज्य नहीं है क्या? ये राज्य हैं, ये इनको बोलते हैं प्रांत, ठीक है। ये प्रशासनिक सुविधा के लिए हमने खुद से क्या बनाया गया है, इनको बोल दिया गया है प्रांत। ये रियल में स्टेट नहीं है। क्यों नहीं है, इसको हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप ध्यान रखना कि भारत एक राज्य है जब आप राजनीतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस। और आप भारत के लिए, यानी भारत के लिए कब राज्य बोलोगे? जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो पूरे भारत के लिए भारत को बोलोगे कि भारत एक राज्य है, ठीक है, कंप्लीट भारत। और अगर आप इतिहास पढ़ रहे होगे तो उस टाइम पे बोलोगे कि भारत एक राष्ट्र है, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे तो बोलोगे कि भारत एक देश है, सीधी सी बात है। अब हम बात करते हैं कि राज्य मैंने क्यों कहा, किसको राज्य कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आगे देखते हैं। राज्य की अगर हम बात करें दोस्तों, मैंने कहा कि भारत एक राज्य है। क्यों है राज्य? क्योंकि मैंने बताया कि भाई हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तो भारत को राज्य कहेंगे और राज्य कहना ही यहाँ पर उचित होगा। तो राज्य के जो है दोस्तों, जो राज्य है, राज्य राज्य जो है प्यारे दोस्तों, ये मिलकर बना हुआ है चार चार चीजों से। राज्य किस किस से मिलकर बना है? एक तो यहाँ पर किसी भी राज्य का, आप क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो अमेरिका को भी राज्य बोलेंगे, और वैसे भी देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, स्टेट आ रहा है ना। अब आप देखेंगे इस प्रकार जितने भी, यानी कि जो आप देश बोल रहे हैं, जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनको राज्य बोलते हैं, है ना। इस प्रकार तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी एक स्टेट है, तो सभी क्या है? स्टेट है, ठीक है।
तो राज्य का मतलब किस चीज से बना हुआ है, तो एक कोई भी जो राज्य होगा अर्थात जो देश होगा उसमें क्या होगी, एक निश्चित बाउंड्री होगी, भाई कहाँ से कितना लंबाई में फैला है, कितना क्षेत्रफल है, तो उसको बोलते हैं एक निश्चित भूभाग। निश्चित निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग होता है प्यारे दोस्तों, अर्थात इसको बोलते हैं डिफाइन एरिया। ठीक है। दूसरी क्या बात होती है इसमें, दूसरा जो है इसके जो अंग होते हैं राज्य के, क्या है अंग, ये क्या है भाग, पार्ट है इसके, है ना। दूसरा जो होता है वहां पे जनसंख्या होती है, जनसंख्या, पॉपुलेशन। ठीक है। तीसरी जो होती है प्यारे दोस्तों उसका जो भाग है महत्वपूर्ण, वो होती है सरकार, सरकार। और जो चौथा पार्ट होता है उसको बोलते हैं संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता। ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो आपका राज्य है प्यारे दोस्तों वो चार चीजों से मिलकर बना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं प्यारे दोस्तों, मैं अभी आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो ये मेरी जो क्या है पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बोलते हैं इसको। ठीक है। मेरे जिसमें हाथ है, पैर है ना। आप देखेंगे कि सर है, आंख है, कान है, सब कुछ है ना। इसको टोटल को मिलाकर क्या बोले, ह्यूमन बॉडी। इसी प्रकार एक जो राज्य होता है उसमें चार चीजें होती हैं, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो प्यारे दोस्तों इनसे मिलकर क्या बनता है एक राज्य। तो भारत में देखो निश्चित भूभाग है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान का अपना खुद का निश्चित भूभाग है, श्रीलंका का अपना है, जनसंख्या है भारत में, और सरकार भी है। और संप्रभुता, संप्रभुता ऐसी है यानी कि सरकार जो है, सरकार के स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की जो शक्ति है उसको क्या बोलते हैं, संप्रभुता। यानी कि सरकार जो हो, भारत की सरकार, वो किसी के दबाव में काम ना करे। दबाव मतलब विदेशी दबाव में काम ना करे, या फिर आप कह सकते हैं कि संप्रभुता का मतलब अपने स्वतंत्र रूप से सरकार निर्णय ले और अपनी नीतियां बनाए, इसको संप्रभुता कहते हैं। तो आपको राज्य समझ में आया, और वहां पर जो राज्य का तीसरा अंग है वो है सरकार। तो दोस्तों शासन कौन करता है, सरकार करती है। और हम उसी शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि वो जो शासन व्यवस्था है वो लोकतांत्रिक है या नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं प्यारे दोस्तों, मैंने बताया तो किसकी बात कर रहे हैं, शासन व्यवस्था यानी कि सरकार। सरकार आ गया ना आपका, तीसरा अंग जो था वो क्या था, सरकार, सरकार। और जो दोस्तों सरकार होती है, सरकार आप कह सकते हैं इसके भी क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। सरकार के भी क्या होते हैं, तीन अंग, अंग। ठीक है। क्या क्या होती है सरकार के तीन अंग, पहला होता है विधायिका, विधायिका। दूसरा होता है दोस्तों कार्यपालिका, कार्यपालिका। और तीसरा जो है वो होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका। प्यारे दोस्तों न्यायपालिका, सरकार के क्या हुए, तीन अंग होते हैं। सरकार किससे मिलकर बनी है, तीन अंगों से मिलकर बनी है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, जो विधायिका है वो क्या करती है आपकी, विधायिका दोस्तों विधि बनाने का काम करती है, अर्थात कानून बनाने का काम करती है जो हम पर लागू होता है। ठीक है। और जो भारत में जो विधायिका है उसी को आप कह लेते हो, केंद्र स्तर पर उसको संसद बोल देते हैं। ठीक है। तो हमारे लिए जो कानून बनाने का काम कर रही है उस बॉडी का नाम, उस संस्था का नाम क्या है, विधायिका। जो उन कानूनों को, कानून बन गया उसको जो लागू कराती है उसका नाम है कार्यपालिका। और उन कानून जो बनाए गए उनकी समीक्षा या हमको जो न्याय करता है, अगर हमारे साथ कुछ केस हो जाता है तो हम कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, तो न्यायपालिका। तो तीन अंग होते हैं दोस्तों सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका मतलब क्या है, सरकार जो है, जो शासन कर रहा है उसके तीन भाग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का मतलब विधि, विधि बनाना, कानून बनाना। कार्यपालिका कानून, कार्य यानी कार्य का मतलब कुछ कार्य करेगा, कानूनों को लागू कराना। और आपका न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा करती है या आपको न्याय दिलाती है। ठीक है, ये काम हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक और बात, तो मैंने आपको ये बताया। अब जो मैं बता रहा था सरकार का जो शासन व्यवस्था है वो हम किस पर बात कर रहे थे, सरकार, सरकार की क्या है, शासन, शासन
जिसका हम बात कर रहे थे, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, लोकतंत्र। अब वो लोकतंत्र है या नहीं है, ठीक है, इस पर ही तो ये चैप्टर था, इसी पर तो हम बात कर रहे थे। तो लोकतंत्र कैसा है, क्या होता है, जिसमें शासकों को, शासक मतलब ये जो शासक हैं जो सरकार चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, शासक। शासक मीन्स जो लोग सरकार चलाते हैं उनको क्या बोलते हैं, शासक। तो प्यारे दोस्तों, अगर शासक जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। अगर शासक जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहेंगे। क्लियर हुआ। अगर देखो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हमारा जो चैप्टर है वो बहुत आसान हो जाएगा, फिर तो हमें केवल और केवल रीडिंग करना है, ठीक है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ प्यारे दोस्तों, शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो अगर यहां पर हम बात करें, अगर शासक, किस पर आ रहा बात, शासक, यानी कि इनको बोलते हैं रूलर, शासक। शासक अगर अगर इनको जनता चुन रही है, जनता जनता चुन रही है, या फिर इनको क्या है, ये वंशानुगत रूप से चुने जा रहे हैं, वंशानुगत गत। वंशानुगत का मतलब क्या हुआ, राजा का बेटा ही राजा बन रहा है, ठीक है। तो इसको प्यारे दोस्तों ये सिस्टम अलग हो जाएगा, लेकिन जो जनता चुन रही है इनको, तो उसको क्या कहेंगे, जहां पर जनता चुनेगी तो इसको हम कहेंगे लोकतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है जी। जनता चुनेगी तो क्या कहेंगे, लोकतंत्र बोलेंगे। शासकों को अगर जनता चुनेगी तो लोकतंत्र कहेंगे, ठीक है। और अगर शासक वंशानुगत रूप से चुने जाएंगे तो इस व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे, कह सकते हैं राजशाही, राजशाही। आपने सुना होगा राजशाही शासक, पहले राजा महाराजा हुआ करते थे, है ना। या फिर इसको आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इसको बोल सकते हैं तानाशाही। तो वहां पर क्या है, राजा का बेटा ही राजा बनता जा रहा है, ठीक है। पहले ऐसे ही होता था ना, मौर्य काल में, प्राचीन भारत में, गुप्त काल में, आपने सुना होगा, इतिहास पढ़ा होगा छठी क्लास सातवीं क्लास में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बन गया, गुप्त आपके मौर्य में, ठीक है। तो उसके बाद बिंदुसार आ गया, फिर बिंदुसार का बेटा अशोक बन गया, फिर इसी प्रकार ये चलता रहा, ठीक है। तो वंशानुगत होता था तो उसको राजतंत्र या तानाशाही बोलते थे, लेकिन आज क्या है, शासकों को कौन चुन रहा है, जनता चुन रही है, तो इसको बोलते हैं लोकतंत्र। समझ में आया आपको। लेकिन अब लोकतंत्र में दूसरी बात की मैंने कही, पार्टिसिपेशन की, तो जितने भी निर्णय ले जाएंगे अभी लोकतंत्र में, वो कौन लेगा, जो शासक है, जो जिनको जनता ने सुना है, ठीक है, वो निर्णय लेंगे, और उस निर्णय में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। अब आप यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, लोकतंत्र जो है दोस्तों वो दो प्रकार के हो सकते हैं। लोकतंत्र का जो प्रकार है, लोकतंत्र के प्रकार, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र का प्रकार, लोकतंत्र, ठीक है, यहां पर देखेंगे लोकतंत्र। दोस्तों लोकतंत्र हो सकता है आपका, एक तो हो सकता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक हो सकता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब ध्यान से सुनेंगे कैसे, क्यों मैंने इसको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कहा और क्या इसका मीनिंग है। तो प्यारे दोस्तों, एक तो हो सकता है इसमें प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक हो सकता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। क्योंकि ये हिंदी मीडियम की क्लास है तो दोस्तों मैं यहाँ पर मोस्टली हिंदी ही यूज़ करूँगा। वैसे बस ये बता देता हूँ कि प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब ध्यान से समझिए, अगर दोस्तों मैंने बताया कि आप, ये क्या होता है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वह छोटे देशों, छोटे स्तरों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े देशों के लिए, जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या होती है, उनके लिए अच्छा होता है, सुइटेबल होता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने बताया लोकतंत्र का मतलब है कि जितने भी महत्वपूर्ण चीजें लिखी हैं वहां पर जनता की भागीदारी होनी चाहिए। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या हुआ, जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल बताया था, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आपका उदाहरण देखें तो दोस्तों परिवार, तो
परिवार में जब हम निर्णय ले लेते तो सारे के सारे परिवार के जो मेंबर थे उनसे पूछ लिया इजीली। तो इसका मतलब क्या है, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। इसी प्रकार दोस्तों आप देखेंगे कि गांव जो है, गांव में 100 200 500 लोग हो सकते हैं, तो उनसे सभी से हम पूछ सकते हैं कि क्या क्या जाना चाहिए, गांव में क्या क्या नए काम किए जाने चाहिए, नाली बनाई जानी चाहिए, क्या क्या जाना चाहिए। तो क्या हो गया, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र मैंने बताया परिवार आपका और गांव। तो इसका उदाहरण जो है दोस्तों मैंने आपको बताया दो, एक तो हो गया आपका फैमिली परिवार और दूसरा हो गया गांव। ठीक है, पहला हो गया परिवार, परिवार स्तर और गांव स्तर। गांव स्तर, परिवार स्तर पर और गांव स्तर पर क्या होता है, आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू होता है। लेकिन प्यारे दोस्तों मैंने बताया कि भारत एक बहुत बड़ा क्या है, देश है जिसमें एक बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। तो वहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र कामयाब नहीं है, क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या से कोई कानून बनाना है हमारी सरकार को, शासन को, तो वो संभव नहीं है। तो इसके लिए हमने डेमोक्रेसी का अप्रत्यक्ष रूप चुना। अब अप्रत्यक्ष में क्या होता है प्यारे दोस्तों, जनता की भागीदारी जरूर होनी चाहिए, लेकिन तो दोस्तों अप्रत्यक्ष को समझने का प्रयास करते हैं हम, लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष रूप। अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जनता जो है, यहां पर कौन है, जनता। जनता, जनता क्या कर रही है दोस्तों, वोट दे रही है। और किसको चुन रही है, अपने प्रतिनिधि। और जो प्रतिनिधि हैं दोस्तों, ये मिलकर क्या बन रहे हैं, ये बना रहे हैं अपना सरकार, बना रहे हैं सरकार। अर्थात ये जो सरकार है ये क्या कर रही है, आपके शासन को चला रही है। शासन को चला रही है, नहीं चला रही शासन को, तो इसी को तो बोलते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपने क्या किया, इन लोगों को वोट दिया। ठीक है, वोट किया, वोट वोट किया, और इन लोगों ने क्या किया, सरकार को चुन लिया। देखो कैसे मैं बता रहा हूं, आपने सुना होगा विधायक, या फिर आपने सुना होगा सांसद का नाम, सांसद और विधायक सुने होंगे। यानी कि संसद का सदस्य सांसद कहलाता है, और विधानमंडल जो राज्य स्तर का जो संसद है उसको विधानमंडल बोलते हैं, उसका जो सदस्य है उसको विधायक बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपने क्या किया, क्योंकि आपने ये क्योंकि जनता ने क्या किया, अपने प्रतिनिधियों को चुना, प्रतिनिधि, ठीक है, और उन प्रतिनिधियों ने सरकार को चुना, और सरकार जो है वो क्या चला रही है, शासन चला रही है। और यहीं पर जो सरकार है उसमें जो सरकार का ही भाग क्या है, विधायिका है, और विधायिका क्या करती है दोस्तों, कानून बनाती है। कानून जो लागू होगा वो किसके लिए होगा, वो किसके लिए है दोस्तों, वो जनता पर लागू होगा। क्लियर सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे आप, वो अब्राहम लिंकन की परिभाषा याद करिए। तो प्यारे दोस्तों पहला क्या था, ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल। क्या है, लोकतंत्र क्या है, जनता का। तो पहली बात क्या होगी, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा मतलब जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। और दोस्तों जो संसद जो कानून बना रहा है वो किसके लिए है, जनता के लिए, अर्थात जनता, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो मैंने बताया प्यार दोस्तों, जनता यहां पर अपने प्रतिनिधि चुनेगी। अब देखो, अब आप बोलेंगे कि सर भागीदारी होनी चाहिए निर्णय लेने में, तो सरकार जितने भी निर्णय ले रही है, आपकी सरकारी तो शासन चला रही है, सरकार कानून बना रही है, उनको लागू करा रही है, और सरकार का एक अंग उन कानूनों की समीक्षा कर रहा है, न्याय दे रहा है, न्यायपालिका जिसको आप कोर्ट बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों इन सबको रियली में किसने चुना है, जनता ने। तो इनका प्रतिनिधि हुआ या नहीं हुआ, यानी कि ये सभी लोग जो है, जो एमएलए एमपी जितने भी हैं, ये क्या है, जनता के प्रतिनिधि हैं, और इनको चुना, और ये संसद में बैठ के क्या कर रहा है, कानून बना रहे। वो कानून किस पर लागू होगा, जनता पर। इस प्रकार दोस्तों ये क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और इसमें क्या हुआ, जब आपने अपने प्रतिनिधि को चुना, प्रत्येक 10 लाख पर एक प्रतिनिधि मान लो चुना गया, तो सारे के सारे इन लोगों, ये जो 10 लाख लोग थे, इनका प्रतिनिधि हुआ जो एमएलए है, या फिर जो एमपी है, या फिर आप बोल सकते हैं जो सांसद है। तो इसकी भागीदारी हुई, ये जो प्रत्येक 10 लाख है इनका भागीदारी कौन लेकर गया, ये प्रतिनिधि लेकर गया, और ये बैठ रहा संसद में। ठीक है, यही लोग मिलकर प्रधानमंत्री और फिर क्या बोलते हैं राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे मंत्रिपरिषद का निर्माण भी यही लोग कर रहे हैं। तो मैंने बता दिया क्या है,
लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, सबकी भागीदारी होना चाहिए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है ना। इसी वजह से इस व्यवस्था को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं आप प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व लोकतंत्र अर्थात प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र भी बोल सकते हैं। तो भारत में कैसा है, देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के मैंने आपको दो स्तर पर बताए थे, दो एग्जाम्पल बताए, एक तो परिवार हो गया और एक आपका मैंने बताया क्या हो गया, ग्राम सभा। लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पूरे देश और राज्य स्तर पर हमारे में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी, प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करना इतने बड़े स्तर पर संभव नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये इस जो आपका चैप्टर है इसका क्रक्स है, ठीक है, डेमोक्रेसी का। इसको ही अब हम क्या करते हैं, चैप्टर को समझ लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए यहां से आते हैं प्यारे दोस्तों, सरल परिभाषा के रूप में हमने एक सरल परिभाषा, तो यहां पर हमने देखा था सरल परिभाषा के रूप में जो मेन चीज था वो था लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव कौन करते हैं, लोग करते हैं। इसको हम इधर देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लोग करते हैं ना, इसको पढ़ लेते हैं क्या कहता है ये पैरा, ये पैरा क्या कहता है। इधर देखेंगे, हाँ जी ये देखेंगे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे यह एक उपयोगी शुरुआत है। यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। यहाँ पे यानी कि जो परिभाषा है, जनता सीधी सी बात है कि कौन देश लोकतांत्रिक है, कौन देश लोकतांत्रिक नहीं है, परिभाषा एकदम स्पष्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि बता दिया ना सीधा से सीधा कि भाई जो शासक है उसको कौन चुनेगी, जनता चुनेगी। जहां पर शासकों को जनता चुननी है वो लोकतांत्रिक है, जिसमें शासकों को जनता नहीं चुननी है तो वो लोकतांत्रिक देश नहीं है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं इसको, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है, देखेंगे क्या है एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल के लिए देखेंगे यहां पर, ये देखेंगे म्यांमार म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया आपका जो पड़ोसी देश है जिसको आप बोलते हो म्यांमार, ठीक है। म्यांमार में क्या है, जो सैनिक शासक है वहां पे क्या चल रहा है, सैनिकों का शासन, ठीक है, सेना ही शासन कर रही है और उनको लोगों ने नहीं चुना है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। सेना पर नियंत्रण था यानी कि सेना के जनरल कर्नल उन लोगों का शासन था, लेकिन बाद में क्या बन गए, उन्होंने सत्ता सत्ता मतलब शासन को हथिया लिया, कब्जा कर लिया और दोस्तों वो बन गए शासक। लेकिन एक बात बताइए प्यारे दोस्तों, ये जो शासक हैं, ये जो फैसले लेंगे, ये जो नीतियां बनाएंगे, क्या ये जो नीतियां होंगी उसमें जनता की भागीदारी है? जनता ने इनको वोट दिया था तो वोट तो नहीं दिया। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि म्यांमार में प्यारे दोस्तों लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। तो फिर क्या है? तो प्यारे दोस्तों वहां पर आप कह सकते हो कि तानाशाही है। वहां पर आप ये कह सकते हो कि वहां पर राजशाही जैसी चीजें हैं। राजशाही मतलब राजा का शासन। राजा राजा कैसे बनता है? वंशानुगत रूप। और तानाशाही और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में क्या है? किम जोंग। उससे पहले राजा कौन थे? उसके फादर। उससे पहले उसके राजा कौन थे? वहां के राजा कौन थे? उनके दादा। तो क्या हुआ? दादा के बाद पापा और फिर कौन बन गया? अब किम जोंग शासक बन गया। तो क्या बन गया? ये क्या है? ये है तानाशाही। इसी प्रकार जो है राजशाही, राजशाही में दोस्तों राजा होता है, ठीक है। तो राजा भी क्या होता है? वंशानुगत रूप से बनता है। बेटा का बेटा यानी कि क्या होगा? बेटा बनता जाएगा, आने वाली पीढ़ी उसमें राजा बनती जाती है। लेकिन क्या जनता का प्रतिनिधि क्या जनता ने चुना था? नहीं। राजा जो निर्णय लेगा तो उसमें क्या जनता से पूछा गया? जनता की भागीदारी थी? नहीं थी। इसलिए वो क्या है? लोकतंत्र नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो ये देखेंगे और देख लेते हैं आगे। तो भागीदारी नहीं है। पिनोसे पिनोसे चिले जिसको बोला गया है, जैसे तानाशाहों का चुनाव लोग नहीं करते। एक एग्जाम्पल दिया है। यह बात राजशाही पर भी लागू होती है। राजशाही का मतलब है राजा का शासन। राजा का शासन का मतलब सारे कानून बनाए जाएंगे राजा के हिसाब से। राजा के शब्द ही कानून होंगे।
है ना, राजशाही पर भी लागू होती है। आगे देख लेते हैं, सऊदी अरेबिया के शाह लोगों द्वारा शासकों का चुनाव, शासक नहीं चुने गए हैं, अर्थात सऊदी अरेबिया जो देश आप जो देख रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, जो शासक है उनको जनता नहीं चुन रही है। कैसे आ रहे हैं, वो राज परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही क्या बन जाता है, वहां का राजा बन जाता है। जो राजा के परिवार में जन्म लिया है उसी अपने आप ही क्या बन गया, राजा बन गया। तो ये बताइए वहां पर क्या लोकतंत्र हुआ, नहीं हुआ। अभी मैंने आपको क्या एग्जाम्पल बताए हैं, म्यांमार एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा जो एग्जाम्पल दिया, सऊदी अरेबिया लोकतांत्रिक देश नहीं है। और मैंने आपको बताया उत्तर कोरिया एक लोकतांत्रिक देश नहीं है। इसी प्रकार आप देखेंगे और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, जहाँ पर राजतांत्रिक आप ही इसी प्रकार देखेंगे, आप लोकतांत्रिक देश नहीं है। इसी प्रकार आप देखेंगे ब्रिटेन में महारानी का राज सुना होगा आपने, तो क्या है, वो भी लोकतंत्र का एग्जाम्पल नहीं है। आगे देखेंगे, आगे देख लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। सभी को जो आप नोट्स भी बनाएं तो बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें, ताकि पीटी और मेंस आप किसी भी एग्ज़ाम में दें तो अच्छे से आपका ये काम आए। और आपका जो और भी जो क्लास है तो उसका भी अच्छे से आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण और पर्याप्त नहीं है। ये जो परिभाषा है कि लोकतंत्र में शासकों को जनता चुनती है, ये पर्याप्त नहीं है। तो आगे देख लेते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। ये बात तो हमें समझ में आ गई कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन होना। अब लोग शासन कैसे करेंगे, या तो खुद करेंगे जैसे गांव परिवार में करते हैं यानी डायरेक्टली, या फिर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करेंगे। पहले एमएलए एमपी चुनेंगे और फिर वो सरकार चलाएंगे, ठीक है, या तो ऐसे करेंगे। अच्छा, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। फिर उन यहाँ पे देखेंगे, हमें ये समझ में, लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों का शासन। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा। किसको, जो चुनाव कराती है। जनता तो शासक ने चुनाव करा रही है, कोई सरकार ऐसी है कि जो चुनाव करा रही है और प्रत्येक 5 साल या 7 साल एक टेन्योर है, उसमें चुनाव कराती है। तो चुनाव कराती है तो वोटिंग होती है। तो क्या वहां पर वोटिंग होती है, तो इसका मतलब तो आप यही कहोगे कि चुनाव जिस देश में शासकों का चुनाव जनता करती है उसको लोकतंत्र कहोगे। इसका मतलब जहां पर चुनाव होता है कि वो लोकतांत्रिक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे दोस्तों, चुनाव तो उत्तरी कोरिया में भी होता है, प्रत्येक 5 साल पर होता है। लेकिन जो वहां का शासक है प्यारे दोस्तों, आप देखेंगे कि वहां पर वोटिंग करना कंपलसरी है। वहां पर दुनिया भर के प्रतिबंध लगे हुए हैं और आप केवल और केवल जो किम जोंग की पार्टी है उसी को आपको क्या करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, चुनाव कराना केवल लोकतंत्र का पहचान नहीं है। चुनाव कितना कैसे हो रहा है, कितना निष्पक्ष रूप से हो रहा है, ठीक है, कि उसमें कोई बेईमानी धांधली तो नहीं हो रही है, कहीं वोटों की चोरी तो नहीं हो रही है, या फिर लोग डर के तो वोट नहीं कर रहे हैं, ये उसमें निर्भर करता है। तो दोस्तों, चुनाव होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जितने भी आपके गैर लोकतांत्रिक देश हैं वो भी आप चाहते हैं कि हम वो भी ये चाहते हैं कि हमको दुनिया लोकतांत्रिक कहे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए, आगे लिखा हुआ है, यदि हम ये देखेंगे आगे, हाँ यहाँ पे देखेंगे, उन सभी सरकार को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव कराती हैं, और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। जैसा कि हमने चैप्टर 3 में आगे मतलब ये चैप्टर पढ़ेंगे, देखेंगे कि समकालिक दुनिया में हर सरकार चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, जैसे मैंने बताया लोकतांत्रिक नहीं है कौन, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करेगा। तो देखो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या ना हो, वो खुद को लोकतांत्रिक कहलाना चाहती है। इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी, केवल और केवल होते हैं ना, कुछ कुछ देश ऐसे होते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावटी, अपना दिखाने में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो हम आगे हम ये समझ पाएंगे कि कौन सा लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र है और कौन सा दिखावटी लोकतंत्र या दिखावटी सरकार है। इसको हमें सावधानी रूप पूर्वक क्या करना पड़ेगा, इसमें फर्क करना होगा। यह काम तभी हो पाएगा जब हम परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से समझेंगे। प्यारे दोस्त, आगे लिखा हुआ है, आगे देखेंगे कैसे। तो आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये बोला, शब्दों को सावधानी से समझेंगे, ठीक है,
और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानेंगे। अर्थात केवल इस परिभाषा से हम लोकतंत्र को नहीं समझ सकते जब तक कि हम लोकतंत्र की विशेषताओं को ना समझ लें। तो लोकतंत्र की विशेषताओं पर बात करते हैं। चलिए, लोकतंत्र की विशेषताएं। अब प्यारे दोस्तों, इसमें देखेंगे एक कार्टून दिखाया गया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, सभी कार्टून पर डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कार्टून्स पर हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो जाए। तो देखेंगे, ये एक कार्टून है, इसको आप मैं थोड़ा देखेंगे, आप दिख रहा होगा बढ़िया से, और इस तरफ देखेंगे, इसको मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अभी कार्टून में? ईरान में अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की उपस्थिति में हुए चुनाव के समय यह कार्टून बनाया गया। यह कार्टून क्या कहता है, ठीक है, क्या कहना चाहता है, इसके बारे में बात करते हैं। प्यारे दोस्तों, पहले तो आपको एक बात ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा देखिए, ठीक से देखेंगे। इसको मैं यहाँ अब इधर ले आता हूँ, ठीक है। देखेंगे लिखा हुआ है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। डेमो मीन्स होता है प्यारे दोस्तों लोग, और क्रेसी मतलब होता है शासन अर्थात तंत्र, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बना है डेमो, DEMO। डेमो मतलब लोग, और क्रेसी मतलब शासन, शासन मतलब तंत्र, तंत्र मतलब व्यवस्था। प्यारे दोस्तों, देखेंगे कि जो जनता है वो डेमोक्रेसी को इस प्रकार उठा रही है, ठीक है, उठा रही है, जबकि वो क्या है, झुक रहा है। एक्चुअली मैंने बताया इसमें, देखो क्या है, ईरान का ये सीन है। तो ईरान में क्या है, अमेरिका और अन्य विदेशी शक्तियों की क्या हो रहा, उपस्थिति में चुनाव हुए। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों, जो इराक, यहाँ पे जो इराक है, वहां पर सरकार हमारी कैसी होनी चाहिए, संप्रभु सरकार होनी चाहिए। यानी कि सरकार, मैंने बताया था सरकार, आप देखेंगे राज्य का चौथा अंग क्या है था, संप्रभुता। पहला था निश्चित भूभाग, दूसरा था जनसंख्या, तीसरा सरकार, और चौथा संप्रभुता। तो सरकार हमारी कैसी होनी चाहिए, संप्रभु, जो किसी देश के कोई किसी विदेशी ताकत के दबाव में काम ना करे। अब आप ये बताइए कि जब चुनाव ही अमेरिका और अन्य विदेशी ताकतों की उपस्थिति में हो रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि इराक में जो सरकार बनेगी वो संप्रभु नहीं होगी, वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकती। तो क्या आप उसको लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे? तो उसको आप लोकतांत्रिक सरकार, क्योंकि जो वहां की जो सरकार हो सकता है कि वो क्या है, पहली बात तो क्योंकि वो हस्तक्षेप, विदेशी शक्तियां हस्तक्षेप कर रही हैं चुनाव में। तो वहां पर जो चुनाव होगा, क्या वो आपको लगता है कि वो निष्पक्ष होगा, एकदम फेयर होगा? तो वो फेयर नहीं होगा। तो उसमें विदेशी शक्तियों की ताकत लगा हुआ है। तो वो विदेशी जो आप अमेरिका के और अन्य शक्तियों के वहाँ की जो सरकार, जो शासन होगा, वो उसके दबाव में काम करेगी। तो वो संप्रभु सरकार नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो जो सरकार चुनी गई है वो सही तरीके से नहीं चुनेगी। सही तरीके का मतलब है कि लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि उसको उसके जो शासक हुए वो जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं। जनता द्वारा चुने भी गए हैं तो वो ईमानदारी के साथ नहीं चुने गए हैं, उस चुनावों में धांधली की गई है। तो लोकतंत्र ये क्या दिखा रहा है दोस्तों, कि इराक की जो सरकार होगी वो कैसी होगी, वो जो डेमोक्रेसी होगी, लोकतंत्र, वो रियल में लोकतंत्र नहीं होगा। कुछ समझ में आया आपको? आगे देखते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण, आगे देख लेते हैं प्यारे दोस्तों हम लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं, हम इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसमें देखेंगे कि आखिर क्या है लोकतंत्र की जो विशेषता है, उन विशेषताओं को अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है भाई, लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ये हमने समझ लिया था। इसमें कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि शासक कौन होगा, या किस सरकार को आप लोकतांत्रिक कहेंगे, या किन अधिकारों का चुनाव होना आवश्यक है। यहाँ पर देख सकते हैं ना, उसके द्वारा अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वो कौन से फैसले होंगे जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, किस तरह चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे, किस प्रकार के चुनाव को आप लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे। ये सारे के सारे, वे कौन लोग हैं जो चुनाव करते हैं, वो कौन लोग हैं जो चुने जाते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सरकार का स्वरूप कैसा है, क्या वो लोकतंत्र है या लोकतांत्रिक नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, या यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी सीमा से, यहाँ पर देख लेते हैं,
क्या लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं क्या? क्या जो शासक, जो जनता ने चुना है जिनको, क्या वो लोकतंत्र में सब कुछ अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकते हैं, या उनकी भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं, लक्ष्मण रेखा का मतलब लिमिटेशंस, उनके ऊपर भी कोई चीज है जो उनको गलत करने से रोकती है? ऐसा है तो ये बहुत सारे क्वेश्चनों के जवाब प्यारे दोस्तों हमको कहाँ मिलने वाले हैं? लोकतंत्र की विशेषताओं के अंतर्गत। तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी विशेषताएं लोकतंत्र में आती हैं। ये एक सीरिया का, इसको भी देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। सीरिया में कार्टून है, जब तक बाथ पार्टी के सदस्यता का फॉर्म भरकर उसकी सदस्य नहीं बनेंगी, अंदर नहीं आ सकते। प्यारे दोस्तों ये बताइए, जो भी ये जो सीरिया में बाथ पार्टी है, अगर वहाँ का जो नागरिक है वो एक फॉर्म भरेगा पार्टी और उसमें बोलेगा कि मैं इसका सदस्य हूँ, तभी आपको अंदर आने देगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या ये डेमोक्रेसी है? तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो ये सही अर्थों में इसको डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। तो आगे देखेंगे, सीरिया पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है, यहाँ पे लिखा हुआ है भी, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये है पश्चिम एशिया का एक छोटा सा देश है। शासक बाथ पार्टी और उसकी कुछ सहयोगी पार्टियों के ही देश में मतलब क्या बनना है, शासन चलता आ रहा है, राजनीतिक गतिविधियां उन्हीं के द्वारा क्या कंट्रोल की जा रही हैं। तो इसको आप रियली में क्या नहीं कह सकते, डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि शासक जो है वो जनता द्वारा नहीं चुने जा रहे, या फिर चुने भी जा रहे हैं तो वो बेईमानी से चुने जा रहे हैं, ईमानदारी से चुनाव वहां पर नहीं हो रहा है। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, इस पर भी एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। अब इसमें आप यहाँ पर एक चीज को समझेंगे। तो सबसे पहला जो डेमोक्रेसी का जो पहला प्यारे दोस्तों विशेषता है वो क्या है? यहाँ पर मैं नंबर 1, इसको आप नोट्स बनाते रहना। ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। अर्थात निर्वाचित मतलब जो निर्वाचित शासक हैं वो लेंगे प्रमुख फैसले। लोकतंत्र की पहली विशेषता, एग्जाम्पल लेते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, ये पाकिस्तान के दोस्तों राष्ट्रपति प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, देखते हैं इनके बारे में। तो ये सेना में क्या थे? जनरल थे। ठीक है, सेना में जनरल मतलब सेना के प्रमुख थे, है ना, ये बोल सकते हैं सेना प्रमुख थे। तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट कर दिया, अर्थात वहां की जो सरकार थी उसको गिराकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तख्ता पलट हो गया वहां पर। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका, जो वहां पर लोकतांत्रिक सरकार थी उसको हटा दिया। लोकतांत्रिक सरकार मतलब जो जनता ने चुनी थी, ठीक है, उसको हटा दिया। अब आगे देखते हैं उकाड़ फेंका, और आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों यहां पर ये देखेंगे आगे, और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी बना दिया, अर्थात मुखिया बना दिया देश का। ठीक है, उसके बाद देखेंगे बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति भी बना दिया, राष्ट्रपति घोषित कर दिया, और 2002 में दोस्तों एक जनमत संग्रह कराया। जनमत संग्रह का मतलब है जनता के बीच, जनता से पूछा, है ना, एक इस प्रकार का रेफरेंडम बोलते हैं इसको, जनमत संग्रह की। जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ा लिया। और ये जो जनमत संग्रह था, यानी कि इसका मतलब है कि जनता से ये पूछना कि आप परवेज मुशर्रफ को अपना जो वो राष्ट्रपति हैं, क्या उनका कार्यकाल 5 साल और बढ़ाना चाहते हो? तो उनसे पूछा गया वहां की जनता से, इसको बोलते हैं जनमत संग्रह। लेकिन प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनिए, 5 साल के लिए बढ़ा लिया। अब आगे देखते हैं। पहली बात तो जो परवेज मुशर्रफ है, क्या वो डेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेटिक रूप से बने? नहीं, जनता ने नहीं चुना, उन्होंने कब्जा किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और जो मानवाधिकार संगठन, मतलब मानवाधिकारों की अगुवाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं। ठीक है, मानवाधिकार संगठन और लोकतंत्र के लिए काम करने वाले लोगों ने दोस्तों आरोप लगाया कि जनमत संग्रह में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी हुई है और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। अर्थात वो जो जनमत संग्रह कराया गया था, रियली में ऐसे मान लो कि 100 लोगों से पूछा कि आप चाहते हो, 100 में से ये मान के चलिए कि ज्यादातर लोग ये चाहते थे कि परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति, यानी कि अगले 5 साल का उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाए। लेकिन उसमें गड़बड़ी करके उस 60% का डाटा ना दिखाकर 40% का डाटा दिखा दिया जो उनके समर्थक थे। समझ में आया? तो ये क्या है? क्या ये लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए राष्ट्रपति हैं? नहीं, तो इसको आप लोकतंत्र नहीं कहेंगे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप गड़बड़ियां की। अगस्त 2002 में दोस्तों उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल दिया, यानी कि एक वो
बिल लेकर आए, एक विधेयक पास किया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, और उसमें क्या किया, पाकिस्तान के संविधान को ही बदल दिया। आगे देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अब संविधान को बदल दिया। अब देखेंगे यहाँ पर इस ऑर्डर के अनुसार, यानी इस विधेयक के अनुसार क्या हुआ है, राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। अर्थात राष्ट्रपति को ये ताकत दे देगी। असेंबली का मतलब जो संसद होता है वहाँ का, ठीक है, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उसको भंग करने की शक्ति क्या थी, राष्ट्रपति के पास पहुंच गई। और तो और जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद क्या करती है, जो प्रधानमंत्री होता है उसको सलाह देती है। वहां पर भी प्रधानमंत्री, वहां पर क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था में जो ताकतवर होता है वो कौन होता है, ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री। हमारे यहाँ पर भी संसदीय शासन व्यवस्था, तो हमारे यहाँ पर वास्तव में जो ताकत है वो कौन है, प्रधानमंत्री के हाथ में। राष्ट्रपति के हाथ में कम ताकत है। अब ध्यान से समझना। तो अभी तक वो तो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी संविधान को बदल दिया और राष्ट्रपति में ताकत किसकी, मेन ताकत किस में आ गई वहां पे, राष्ट्रपति में। कैसे, क्योंकि वो प्रांतीय असेंबली जो कानून बनाती है प्रांतीय स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो है असेंबली, उसको भंग करने का अधिकार मिल गया उसको। और तो और जो उनकी प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद के कामकाज पर नियंत्रण रखने के लिए उन्होंने एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती थी। अर्थात उसको उन्होंने एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाया कि भाई मंत्री परिषद क्या फैसले लेगी वो आप मुझे बताओगे, ठीक है। आप उसके बाद देखेंगे जिससे ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी थे। अब इसमें जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, जिसको आप नेशनल काउंसिल सिक्योरिटी बोल सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें दोस्तों ज्यादातर सदस्य इसके कौन है, फौजी। और फौजी फौजी थे ना, इसका मतलब क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ तो किस में थे, पहले सेना में थे, सेना के प्रमुख रहे थे। तो किसकी मानेंगे वो, परवेज मुशर्रफ की। इसका मतलब ये कह सकते हो कि इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए चुनाव कराए गए। भाई ये तो पहले तो बदलाव कर लिया ना, फिर बाद में वहां पर चुनाव कराए गए। असेंबली मतलब लोकसभा मान लो, ऐसे जैसे हमारे यहाँ पर भारत में लोकसभा होता है, लोकसभा और प्रांतों में जो विधानसभाएं होती हैं उनके चुनाव कराए गए पाकिस्तान में। और इस प्रकार दोस्तों पाकिस्तान में, आगे देखते हैं, इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, ठीक है, चुनाव भी हुए। और कुछ चुने हुए जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वहां पर और भी थे, ठीक है, तो उनको भी कुछ अधिकार मिले, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, जब वो असेंबली में जाएंगे तो उनको अधिकार मिलेंगे, वो भी सांसद और विधायक बन गए। लेकिन प्यारे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो सर्वोच्च सत्ता है वो सेना के पास रहा। सर्वोच्च सत्ता किसके पास रही, सैनिक अधिकारियों, अर्थात दोस्तों आप कह सकते हैं परवेज मुशर्रफ के पास रही, जिनको जनता ने नहीं चुना था। इससे स्पष्ट है कि जनरल जो मुशर्रफ थे उनके शासन वाले पाकिस्तान को आप लोकतंत्र न कहने के अनेक ठोस कारण आपके पास हैं, क्योंकि वो जनता द्वारा नहीं चुने गए हैं, ठीक है, गलत तरीके से। इस जो पूरा का पूरा हमने केस स्टडी पढ़ा, इसमें क्या आया, एक तो उनको जनता ने नहीं चुना, दूसरा उनका जो चुनाव हुआ उसमें धांधली हुआ है नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि लोकतंत्र को आप उसको लोकतंत्र नहीं कहेंगे। तो आगे देखते हैं इसका मतलब नई विशेषता क्या निकल कर आई। एक तो लोकतंत्र में जो शासक हैं वो जनता द्वारा चुने जाने चाहिए, और वहां पर जो चुनाव है वो स्पष्ट होना चाहिए, एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, और उसके जो निर्णय लेंगे सुप्रीम कौन लेंगे, जनता के प्रतिनिधि जो शासक, निर्णय कौन लेंगे, शासक लेंगे, चुने हुए शासक निर्णय लेंगे, ना कि गैर चुने हुए शासक। तो यही तो है। तो ये लोकतंत्र की क्या है परिभाषा, या आप इसको विशेषता बोल सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ सिर्फ एक कारण ही है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने शासक का चुनाव किया, ठीक है, पर हम ऐसा नहीं कह सकते। लोगों ने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली के लिए क्या किया था, प्रतिनिधि चुने थे। प्रतिनिधि जो है का चुनाव किया था, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधि वास्तविक शासक नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। अंतिम फैसला जो है वो नहीं ले सकते। अंतिम फैसला सेना का अधिकारी और जनरल परवेज मुशर्रफ के हाथों में था, यानी कि जिनको जनता ने नहीं चुना था। तो इसे आप तानाशाही या राजशाही वाले अनेक शासन व्यवस्था में, यानी कि ऐसा ही जो होता है वो तानाशाही में होता है या राजशाही शासन व्यवस्था में होता है, ठीक है। तो ऐसा पाकिस्तान में भी देखा गया, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि राजशाही नहीं चली पाकिस्तान में, ना ही तानाशाही, लेकिन फिर भी क्या है, इसको आप तानाशाही ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या देखा गया, एक तो जनता ने तो नहीं चुना है ना, आपने कब्जा कर लिया है सत्ता को, शासन को, है ना। तो ये भी क्या है पाकिस्तान, इसका मतलब एक और देश हमें ऐसा मिल गया जहां पर आप डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं कह सकते। आगे देखते हैं।
उसके बाद हम, ये मैंने आपको बता दिया था, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था, हाँ, वहाँ औपचारिक रूप से तो चुनी हुई संसद या सरकार होती है, लेकिन असली सत्ता उन लोगों के हाथों में होती है जिन्हें जनता ने नहीं चुना है। तो कुछ देशों में दोस्तों असली ताकत विदेशी शक्तियों के हाथों में होती है, जैसा कि मैंने ईरान में बताया था अभी, न कि चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। उन लोगों के शासन, उनको क्या है, उनको इसे लोगों का शासन नहीं कह सकते। इससे हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंच जाते हैं, और वो पहली विशेषता क्या है दोस्तों, कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय, जो लास्ट फैसला है कानून बनाने का, या कोई भी सरकार जो अंतिम निर्णय ले रही है, किसी भी कानून को लागू कर रही है, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। तो पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ जो थे, पहली बात तो वो अंतिम निर्णय ले रहे थे, देश के लिए कानून बना रहे थे जो जनता पर लागू होता, लेकिन क्या वो जनता द्वारा चुने गए थे? नहीं दोस्तों, वो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, या जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। क्लियर हुआ? तो ये पहली विशेषता है आपका, ठीक है, लोकतंत्र की पहली विशेषता। दूसरी दोस्तों विशेषता क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। इसके लिए भी दोस्तों हम 2-3 एग्जाम्पल समझेंगे। इसका मतलब सीधा सा ये है कि भाई जब किसी भी देश में क्या होना चाहिए, जो चुनाव हो उसमें बिना किसी, एकदम निष्पक्ष, बिना किसी बेईमानी के चुनाव होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा जल्दी से करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ये है चीन की संसद को कवांगो रेमनिन दावियो दुहाई, ठीक है, या फिर जो है दाहुई, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय जन संसद। तो ये थोड़ा सा चीन की संसद का नाम है, एक बार जरूर देख लेना, ठीक है, आपके MCQ टाइप में आ सकता है। तो ये क्या है? राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए दोस्तों प्रति 5 वर्ष पर क्या होता है? नियमित रूप से चुनाव हो रहा। तो अभी तक तो ये तो ठीक है कि चुनाव हो रहा, लोकतांत्रिक है, लेकिन कैसे पता, आगे हम देखेंगे क्या रियली में लोकतंत्र है। नियमित रूप से चुनाव होता है। इस संसद को दोस्तों देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। जो संसद है वहां पर देश का राष्ट्रपति नियुक्त करती है। इसमें पूरे चीन में करीब लगभग 300, कितना, 3000 सदस्य होते हैं। संसद में 3000 सदस्य। हमारे संसद में, भारत के संसद में कितने सदस्य हैं? तो लगभग 750 के आसपास सदस्य मान लीजिए आप, ठीक है। तो आप देखेंगे कुछ सदस्यों का चुनाव दोस्तों सेना भी करती है वहां पर, ठीक है। और चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। मान लो कि चीन में आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ही वहां पर एक ही पार्टी क्या है, हर बार सत्ता में आती है। तो क्या ये लोकतंत्र है? ये भी लोकतंत्र नहीं है। हम आगे देखेंगे क्यों नहीं है इसको लोकतंत्र कहेंगे। तो आप देखेंगे सन 2002-3 में दोस्तों चुनावों में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने का अनुमति मिली, ठीक है। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। सरकार हमेशा किसकी बनती है? कम्युनिस्ट पार्टी की। तो ये मैंने आपको बताया। तो ये क्या है, आप रियली में इसको आप डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि अन्य पार्टियों को दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि चुनाव एक तो स्पष्ट होना चाहिए और सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। अगर आप एक व्यक्ति हो, आपने एक पार्टी बनाई है, तो आपको भी चुनाव लड़ने का स्पष्ट क्या होना चाहिए? अधिकार होना चाहिए, अवसर मिलने चाहिए। तो ये भी आपको डेमोक्रेसी, चाइना जो है इस मामले में डेमोक्रेटिक आप नहीं कह सकते। इसी प्रकार आप देखते हैं दोस्तों 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष में राष्ट्रपति के लिए चुनाव होते हैं। वहां पर जो, यानी राष्ट्रपति शासन व्यवस्था है, तो राष्ट्रपति के हाथ में सारी ताकत है। तो चुनाव तो हर 6 महीने में हो रहे हैं, चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है। अब देखो अच्छी बात है ये, ठीक है, तानाशाही नहीं आई, इसका मतलब डेमोक्रेसी है। लेकिन हम आगे देखेंगे कि मैक्सिको में भी डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है, देखते हैं आगे। आगे देखेंगे यहाँ पर देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई है। लेकिन देखेंगे, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI अर्थात इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, जिसका नाम है PRI इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही जीत मिलती है। 2000 के बाद, सन 2000 से आज 2024 हो गया, हर बार कौन सी पार्टी जीतती है? इसी को जीत मिलती है। कैसे? अब देखते हैं। विपक्षी दल चुनावों में हिस्सा तो लेते हैं, है ना। भारत में भी विपक्षी दल हैं, वो चुनावों में हिस्सा लेते हैं।
अब आप इसको वर्तमान के सिनेरियो में आपको भारत की कंडीशंस के बारे में भी सोच के चलना है, ठीक है, कैसा क्या हो रहा है, भारत इस मामलों में कितना डेमोक्रेटिक है कितना नहीं है, ये बात को भी आपको साथ साथ जानते रहना और इसके संदर्भ में भी जागरूक रहना है, ठीक है। तो देखो, विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा तो लेते हैं, पर प्यारे दोस्तों, पर आगे देखते हैं, पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं होती है, कभी भी उनको जीत हासिल नहीं होती है। देखेंगे आप यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखेंगे, कभी भी उनको जीत हासिल नहीं होती है, ठीक है। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर साल, ठीक है, हर हाल में जीत हासिल करने के लिए पीआरपी कुख्यात है बहुत ही ज़्यादा, यानी कि उनका बदनाम है, ऐसे मान लीजिए कि वो हर बार क्या करती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी में बैठकों में जाना अनिवार्य है। अगर आप वहाँ पर एक सरकारी ऑफिसर हो, कहाँ पर, मैक्सिको में, तो आपको पार्टी की बैठक में, मीटिंग में जाना अनिवार्य है। और तो और सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक हैं, ठीक है, अपने छात्रों को ये बताते हैं कि आप अपने माँ बाप को पीआरपी, पीआरआई को वोट करने के लिए, वोट देने के लिए मतलब समझाते हैं कि आप अपने माँ बाप को क्या कहें, बताएं पीआर किसके बारे में, पीआरआई के बारे में। तो पीआरआई को ही वोट करें, ये किस में बताया जा रहा है, स्कूलों में बताया जा रहा है, ठीक है। कौन बता रहा है, शिक्षक बताया जा रहा है, ठीक है। तो शिक्षक अपने स्टूडेंट को बता रहे हैं। आगे देखेंगे, ठीक है। और देखेंगे बड़ा जबरदस्त, ये भारत की मीडिया पर भी इस टाइम पर लागू होता है। इसी प्रकार देखेंगे, मीडिया भी जब तक विपक्षी दलों की आलोचना करने के अलावा उनकी गतिविधियों को नजरअंदाज करती है। यानी कि एक तो विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष की आलोचना कर रहा है कौन, विपक्ष की आलोचना कौन कर रहा है दोस्तों, मीडिया, जबकि हकीकत में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा जाता है। और प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा पिलर का मतलब क्या है, कि मीडिया का काम ये है कि सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और सरकार के गलत कामों का विरोध करना। ये किसका काम है, ये मीडिया का है। तो क्या हकीकत में मीडिया चौथे पिलर के रूप में काम कर रही है किसी देश की या नहीं? अगर नहीं कर रही तो वो भी क्या है, एक सही अर्थों में डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, तो वो क्या करती है, विपक्ष की गतिविधियों को नजरअंदाज करती है। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर दिया जाता है, दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे अनेक लोग वोट नहीं डाल पाते हैं। जिसका मतलब क्या है कि आपका वोटिंग आज होना था, कहाँ पर, मान लीजिए कि गाजियाबाद में, ठीक है, लेकिन गाजियाबाद से सुबह को पता चला कि अब ये गाजियाबाद से कर कर लखनऊ कर दिया गया। तो क्या हर आदमी लखनऊ जा सकता है वोट देने के लिए, जो कि संभव नहीं है, नहीं है ना। तो इस वजह से मान लो कि पहले वोट देने के लिए जाते थे जहां पर 1000 लोग देते, अब वहां पर 100 लोग ही वोट देंगे, क्योंकि जो संपन्न है वही जा सकते हैं, ठीक है। या फिर उसके आसपास का इलाका भी हुआ तो वहां पे वोट देना संभव नहीं होगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, ये क्या है, इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर जो पीआरआई जो पार्टी है दोस्तों, उसने क्या किया, बहुत ज़्यादा बेईमानी की और अपने उम्मीदवारों को चुनाव अभियान में बहुत पैसा खर्च किया, ठीक है, रोड शो किए दुनिया भर का, ठीक है, पैसा खर्च किया। तो क्या ये रियल में डेमोक्रेसी हुआ? तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों, अतः हम वर्णित क्या हम, आगे लिखा हुआ, क्या हम ऊपर वर्णित चुनावों को लोगों द्वारा अपना शासक चुनने का उदाहरण मान सकते हैं? इन उदाहरणों को पढ़ने के बाद यही हम लगा सकते हैं, यही लगता है कि हम ऐसा नहीं मान सकते। यहाँ काफ़ी सारी समस्याएं हैं दोस्तों। तो चीन में जो चुनाव हुआ उसके बाद लिखा हुआ है, चीन में चुनाव लोगों के सामने कोई वास्तविक और गंभीर विकल्प ही नहीं था, क्योंकि केवल विकल्प कौन सा था, एक ही था, एक ही पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। लोगों का शासक दल या उसके द्वारा स्वीकृत उम्मीदवारों को ही वोट देना पड़ता है। तो ये क्या है, ये आपकी ये क्या है, पसंद, मनपसंद चुनाव नहीं कह सकते आप इसको, तो मनपसंद भी इसमें क्या होना चाहिए, आपका उम्मीदवार चुनने का क्या होनी चाहिए, आपकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो मैक्सिको के मामले में देख लो, मैक्सिको के मामले में ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि कहने को विकल्प होते हैं, विकल्प तो हैं आपके पास, और भी पार्टियां हैं, लेकिन असल में दोस्तों जनता के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। रियली बात तो ये है कि केवल और केवल पी आर
आई ही एकमात्र विकल्प है दोस्तों, क्योंकि वो लोग चाहें या ना चाहें लेकिन उसी को क्या करना पड़ता है, मजबूरन रूप से वोट देना पड़ता है। या फिर वोट नहीं दोगे तो आपकी वोटों को वहाँ से क्या कर दिया जाता है, आपके ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किसको? आपके वोट मतदान केंद्र को। ठीक है? तो आप ये कहेंगे कि वहाँ पर सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। आगे देखेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब हमने ये सिद्ध हो गया कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ यहाँ पर देख सकते हैं, लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना पर्याप्त नहीं है। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि लोकतंत्र की जो दूसरी आपकी जो विशेषता है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी विशेषता, अर्थात लोकतंत्र में क्या होना चाहिए दोस्तों, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। चुनाव कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र रूप से होना चाहिए, जिसमें कोई बेईमानी ना हो, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हों। यानी कि जो उम्मीदवार हैं उसको वो हार भी सकता है और जीत भी सकता है, ठीक है। लेकिन जहां पर जीत निश्चित संभव हो तो क्या है, वो रियली में लोकतंत्र है, तो वो उसको रियल में लोकतंत्र नहीं कहेंगे। आगे देखते हैं। तीसरी जो विशेषता है प्यारे दोस्तों वो ये है, तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता एक व्यक्ति और एक वोट और एक मोल। इसका मतलब है एक व्यक्ति हो गया, उसका वोट क्या होगा, एक वोट देने का अधिकार होगा और उसका जो वैल्यू है वो भी एक ही होगा। ऐसा नहीं है कि अब कहीं ये प्यारे दोस्तों कुछ कुछ देशों में क्या है कि अमीर जो व्यक्ति है उनके वोट का मत 10 मान लिया जाता है, ठीक है, मान लो कि ज़्यादा है, और जो गरीब व्यक्ति है उसके वोट की वैल्यू कम मानी जाती है। तो क्या आप इसको कहोगे ठीक अर्थों में? नहीं। एक्चुअली लोकतंत्र के अंतर्गत ये देखो वर्ड लिखा हुआ है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु, मान लो किसी देश में ये वयस्क होने की आयु 19 वर्ष हो सकती है, किसी में 20, किसी में 21, हमारे यहाँ पर क्या है 21 वर्ष है। तो भारत की अगर हम बात करें तो दोस्तों सार्वभौमिक का मतलब है प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म का लोग, ठीक है, व्यक्ति जिसकी आयु 21 वर्ष या उससे ज़्यादा हुई हो, वोट देने का अधिकार होगा। आप किसी को जाति, धर्म, लिंग, इस जन्म स्थान के आधार पर वोट देने से इनकार नहीं कर सकते। तो क्या है, इसको आप कहेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था, ठीक है। तो आप देखेंगे इसके, हम आगे देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे दोस्तों, यहां पर एक चीज को देख लीजिए। अब इस सिद्धांत को, यानी कि जो सार्वभौमिक मत व्यवस्था है, इसको पूरी दुनिया ने, इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है, पर किसी भी व्यक्ति को मत के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को मत करने का समान अधिकार है, ऐसा है क्या? नहीं, इसके भी अनेक उदाहरण हैं जहां पर ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल 2015 तक सऊदी अरब में दोस्तों औरतों को मत देने का अधिकार नहीं था। इसका मतलब क्या है, ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं है। सार्वभौमिक का मतलब सभी को, तो महिलाओं को नहीं है। उसके बाद दोस्तों एस्टोनिया ने अपने यहाँ के नागरिकों के यहाँ पे देखेंगे, अपने यहाँ नागरिकों के नियम कुछ इस तरह बनाए हैं कि अल्पसंख्यक समाज के लोग मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। यानी कि जो अल्पसंख्यक समाज है, अल्पसंख्यक का मतलब है जिनकी संख्या वहाँ पर कम है, ऐसे लोग, जिस कम्युनिटी की संख्या वहाँ पर कम है, उनको क्या है, मत देने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों फिजी में देख लेंगे आप आगे। इसी प्रकार एग्जाम्पल है फिजी। फिजी में दोस्तों चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल निवासियों का वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। मैं ये कह रहा हूँ, फिजी एक देश है, उसमें अगर जो वहीं का मूल व्यक्ति है उसके वोट की कीमत, मान लो कि एक व्यक्ति जब वोट देगा तो उसको 5 वोटों के बराबर गिना जाएगा, और अगर भारतीय मूल का वहाँ पर जाकर बस गया, वो वोट देगा तो उसके वोट का मूल्य केवल 1 होगा। तो ये क्या है, ये हकीकत में डेमोक्रेसी है? नहीं है। तो इसका मतलब प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं आगे कि लोकतांत्रिक, अगली जो विशेषता हम आने वाली है देखेंगे, लोकतांत्रिक राजनीतिक समानता की बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि लोकतंत्र क्या है, राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता, मुझे चुनने का अधिकार होना चाहिए, मुझे भी वो
इलेक्शन लड़ने का अधिकार होना चाहिए, मुझे एक वोट का मूल्य एक होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे? लोकतंत्र। तो देख सकते हैं इसका मतलब क्या? समान अधिकार होने चाहिए, समान अवसर। तो देख सकते हैं इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जानेंगे। तीसरी विशेषता क्या है? लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। हर वयस्क यानी कि जो वयस्क की परिभाषा प्रत्येक देश में अलग अलग हो सकती है। हमारे यहाँ पर 21 वर्ष है, किसी देश में 18 हो सकती है, किसी में 19 हो सकती है, किसी में 25 हो सकती है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? लोकतंत्र में हर नागरिक, वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए, फिजी की तरह नहीं, ठीक है। और हर वोट का मूल्य भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीसरी विशेषता है लोकतंत्र की। तो प्यारे दोस्तों, हम आगे चलेंगे लोकतंत्र की अन्य परिभाषा। ये देखो, एक कार्टून वो दिखा हुआ है, आखिरकार एक वोट एक व्यक्ति। क्या है? एक वोट एक व्यक्ति, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, वोट मेरा, ठीक है यार, वो दिखाने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है? डेमोक्रेसी का एक प्रकार से क्या ताकत है, ठीक है। अगली विशेषता देख लेते हैं दोस्तों, कानून का राज और अधिकारों का आदर। तो प्यारे दोस्तों, एक अगली जो चौथी विशेषता है, एक तो दोस्तों कानून के सामने सभी लोग बराबर होने चाहिए, और दूसरा क्या है? जो हमारे अधिकार है, नागरिकों के अधिकारों का भी सम्मान किया जाना चाहिए डेमोक्रेसी के अंतर्गत। इसको हम देख लेते हैं दोस्तों आगे। तो चौथी विशेषता हम पढ़ने जा रहे हैं और इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे जिम्बाब्वे। दोस्तों जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिम्बाब्वे में अंग्रेजों का शासन था और 1980 के दशक में वो आज़ाद हो गए। उसके बाद देश पर जानु पी जानु पीएफ दल का राज है, ठीक है। एक वहाँ का क्या है? जानु पीएफ दल, ये देख सकते हैं आप। वहाँ के दल का नाम क्या है? ये वाला जानु पीएफ दल का शासन है, ठीक है। इसके नेता जो है वो है रॉबर्ट मुगाबे। आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे हैं। चुनाव नियमित रूप से होते हैं यहाँ पर, बड़ा अच्छी बात है। और सदा जानु पीएफ दल ही जीतता है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, ये बहुत लोकप्रिय थे, ठीक है। पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे, ठीक है। चुनाव में क्या करते थे? वो लोकप्रिय तो थे ही मुगाबे, लेकिन प्यारे दोस्तों वो चुनाव में गलत तरीके अपनाकर जीत हासिल करते थे, जो कि एक डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। तो आप देखेंगे आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई कई बार संविधान में बदलाव करके दोस्तों राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि कर ली, ठीक है। मुगाबे का जो रॉबर्ट मुगाबे हैं उन्होंने, ठीक है। और उसकी जवाबदेही को कम कर दिया, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि अधिकारियों, उनके अधिकार तो बदल क्या कर लिए हैं? वृद्धि की है, और जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति। जबकि हकीकत में सत्ता जो है वो किसके लिए है? जो शासन जो कर रहे हो वो जनता के लिए कर रहे हो, तो जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। लोकतंत्र में जवाबदेही बहुत जरूरी है। लोकतंत्र आप सही अर्थों में किसको कहोगे? जिसमें सरकार की जवाबदेही हो, किसके प्रति? जनता के प्रति। होता है नहीं होता? तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद देखेंगे उसकी जवाबदेही को कम कर दिया। विपक्षी दलों ने कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था, विपक्षी दल के जो भी मेंबर हुआ करते थे उनको परेशान किया जाता, उनकी सभाओं में गड़बड़ी, यानी कह सकते हैं गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया। अब कितनी बड़ी बात है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आम आदमी या विपक्षी दल कोई विरोध प्रदर्शन करे, ठीक है, जैसे भारत में मान लो 3 अभी आपके देख सकते हैं कृषि कानून आए थे, तो विरोध प्रदर्शन अगर करता है तो प्यारे दोस्तों उनको क्या कर दिया गया? गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। तो ये क्या है? ये एक गैर लोकतांत्रिक क्या हुआ? तरीका हुआ। जबकि आपको लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र के अंतर्गत विरोध प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का क्या होता है दोस्तों? आपको, नागरिकों को अधिकार होता है। अगर सरकार कुछ गलत कदम उठा रही है तो उसका विरोध करना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो लगता है, जैसे मैंने बताया कि आपके नागरिक कानून क्या लाए गए? भारत के अंदर 3 कृषि कानून लाए गए थे, लेकिन किसानों को ये लगा कि वो वाकई में किसानों के हित में नहीं है, तो विरोध प्रदर्शन किया गया। बाद में सरकार को उनको वापस लेना पड़ा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों आगे, एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता है। अर्थात राष्ट्रपति मुगाबे ने एक ऐसा कानून भी बना दिया कि राष्ट्रपति की आप आलोचना भी नहीं कर सकते,
ठीक है, आपको इसका आलोचना करने का भी सीमित अधिकार है। तो ये क्या है, एक प्रकार से डेमोक्रेटिक नहीं है। आगे देखेंगे, टेलीविजन और रेडियो पर दोस्तों सरकारी नियंत्रण था। टेलीविजन और रेडियो पर केवल और केवल जो सरकार चाहेगी वही चलेगा। तो ये क्या है, क्या ये लोकतांत्रिक है? नहीं है लोकतांत्रिक। अभी हम इस से आगे जो है एग्जाम्पल समझेंगे और देखेंगे, और उन पर उन पर सिर्फ सरकार दल के विचार ही प्रसारित होते थे। यानी कि जो सरकार का दल, जिसका सरकार चल रही है, उसी दल के हमेशा क्या दिखाए जाएंगे आपको, न्यूज़ दिखाए जाएंगे, उनके बारे में केवल बताया जाएगा। अखबार दोस्तों क्या थे, स्वतंत्र थे। अखबार स्वतंत्र है यानी कि लिख रहे हैं वो, परंतु प्यारे दोस्तों सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता था। उनका यहाँ तक कि केवल परेशान नहीं, कई बार मर्डर भी हो जाते हैं। ठीक है, सरकार ने कुछ ऐसे अदालतें, देख सकते हैं, सरकार ने कुछ ऐसी अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उनके खिलाफ किए जाते थे। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भाई उनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ठीक है, उसने जजों पर दबाव भी डाला। ठीक है, जजों पर भी दबाव डाला। बाद में क्या हुआ कि वहां पर जजों पर भी बहुत ज्यादा दबाव आ गया और 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। किसने किया दोस्तों? ये न्यायपालिका ने किया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे आगे, जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है। अर्थात प्यारे दोस्तों, मुगाबे ने क्या किया, जनता के आदेश, जनादेश मतलब ये जनादेश वर्ड लिखा हुआ ना, जन आदेश, जनादेश मतलब जनता का आदेश का पालन नहीं किया। और लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कि जनादेश का सम्मान करना, जनादेश को मानना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से मुगाबे को बाद में क्या किया, 2017 में वहां के राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। तो देखते हैं दोस्तों, तो लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं, जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं। आप देख सकते हैं लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। कोई बहुत लोकप्रिय नेता है लेकिन वो भी अनडेमोक्रेटिक, गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। कैसे? आप देखें, लोकप्रिय नेता भी तानाशाह हो सकते हैं, अलोकतांत्रिक नहीं, तानाशाह भी हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नजर डालने की जरूरत है। तो देख सकते हैं, पर उतना ही जरूरी है जितना कि चुनाव और उसके बाद की स्थितियों पर नजर डाली जाती है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूह के कामकाज समय सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो विपक्षी दल हैं, आप उनको भी चुनाव से पहले उतनी ही आज़ादी मिलनी चाहिए अपनी चुनाव प्रचार करने की, अपनी बातों को रखने की, जितना कि विपक्ष सत्ता दल को मिलती है। ठीक है, इसके लिए जरूरत है कि सरकार, आप देखेंगे, सरकार नागरिकों के, यहाँ पर भी बात करेंगे, पहले मैं इस कार्टून को बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं। सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे। सरकार को क्या चाहिए? सरकार नागरिकों के अधिकारों का आदर करे, उनके सोचने, अर्थात प्यारे दोस्तों सोचने, ठीक है, अभिव्यक्त करने, है ना, उनके राय बनाने, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, विरोध करने व अन्य गतिविधि करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किसको? नागरिकों को। तो प्यारे दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 19 है, 19 का जो ए है प्यारे दोस्तों, वो इसके बारे में क्या करता है, मेंशन करता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, अभिव्यक्त है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से विचार करने की व्यवस्था, संगठन बनाने की व्यवस्था, विरोध करने की व्यवस्था, राजनीतिक गतिविधियां करने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, अगर ऐसा कर रही है सरकार, तो आप बोलेंगे सरकार जनता के अधिकारों का सम्मान कर रही है, जो कि लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त है। क्या किसी देश में ये हो रहा है तो वो लोकतांत्रिक है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको आप कितना लोकतांत्रिक कहेंगे, ये आप सोच सकते हैं। आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों, अब मैं आगे देखता हूं। हाँ, उसके बाद देखेंगे, कानून की नज़र में सभी लोगों की समान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, क्या है लोकतंत्र के लिए जरूरी, कानून की नज़र में क्या होना चाहिए, सभी लोग समान होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर
एक कोई नेता है, अगर उसका नेता का बेटा कोई क्राइम करता है तो उसको भी सज़ा बराबर मिलनी चाहिए। जो क्राइम किया है, जितनी भी सज़ा है, मान लीजिए मर्डर किया तो उसको भी जो सज़ा है 10 साल 20 साल वो मिलनी चाहिए। और गरीब का लड़का भी कोई क्राइम किया है तो उसको भी सज़ा बराबर होनी चाहिए। कानून के सामने क्या है, दोनों बराबर हैं। किसमें? लोकतंत्र की एक वो है ये, क्या कह सकते हैं, विशेषता। इन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा प्यारे दोस्तों? और इन अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करनी चाहिए। तो लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, जो नागरिक को अधिकार दिए हैं उनका सम्मान करना चाहिए। किसको? सरकार को। विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है हमारा, ये लोकतांत्रिक अधिकार है, इससे हम इसको आप छीन नहीं सकते। तो प्यारे दोस्तों, और अगर सरकार इसको छीनेगी तो इसकी रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। आपने मुगाबे में क्या देखा अभी आपने? आपने जो मुगाबे का जो आपने एग्जाम्पल देखा था जिम्बाब्वे में, वो क्या था कि वहाँ पर नागरिक अधिकारों का सम्मान नहीं किया राष्ट्रपति मुगाबे ने, तो न्यायपालिका ने उसको राष्ट्रपति के पद से हटा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि नागरिक अधिकारों की रक्षा की किसने? न्यायपालिका ने, और राष्ट्रपति पद से हटा दिया। आगे देख सकते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, जिनके आदेशों का पालन सब लोग करते हैं, न्यायपालिका का जो भी आदेश होगा लोगों को पालन करना पड़ेगा। इन अधिकारों के बारे में हम दोस्तों विस्तार से आगे पढ़ेंगे, यानी कि अधिकार मतलब जो हमारे राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब मैं कार्टून पर बात करता हूँ। इस प्रकार दूसरी शर्त हमने देखा, इसको मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें हैं जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीकों पर लागू होती है। यानी कि चुनाव हो गया, उसके बाद भी क्या चीज़ें लागू होती हैं उसको भी देख लेते हैं। तो एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। आपने चुनाव जीता तो आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि आपको बहुमत मिला तो आप लोकतंत्र के अंदर मनमानी नहीं कर सकते, ठीक है? उसने चुनाव जीता, उसे कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। और वो क्या है? खास तौर पर उसे अल्पमत वाले समूह को भी दी गई गारंटियों का आदर करना पड़ेगा। मान लीजिए चुनाव में जो घोषणा की गई होगी, अल्पमत वाला जो समूह था उसको भी कुछ गारंटियां दी गई होंगी ना, तो उस पर भी काम करना पड़ेगा, है ना? ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे, अल्पमत वाले देख सकते हैं समूह को दी गई गारंटियों को भी आदर करना पड़ेगा, है ना? हर फैसले दोस्तों लंबा विचार विमर्श के बाद होना चाहिए, ठीक है? हर पदाधिकारी को उसके पद से साथ जुड़े हुए अधिकारियों और जिम्मेदारियां, संवैधानिक जिम्मेदारियां होनी चाहिए। इसका मतलब मैं कह रहा हूं कि जो सरकार चुनी हुई है बेशक वो सत्ता में आ गई, लेकिन संविधान जो है, जो वहाँ का एक कानून है, उस कानून से, जो वहाँ का कानून बना हुआ है उस कानून के बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। तो उसकी भी क्या हुई? कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं, उनके बाहर नहीं कर सकता काम। अब इसको हम देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। यहाँ पर चौथी जो है विशेषता वो निकल कर आएगी। ये सभी न सिर्फ, आगे देख लेते हैं, ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, ठीक है, बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी जवाबदेही होती है। यानी कि जनता, सरकार ही जवाबदेह नहीं होती है लोकतांत्रिक देश में, वहाँ के जो अधिकारी हैं वो भी, आईएएस ऑफिसर जैसे हमारे देश में, और आप देख सकते हैं आईएएस पीसीएस होते हैं, वो भी क्या होते हैं, आप कह सकते हैं कि वो भी क्या होंगे? जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे, ठीक है? तो जवाबदेह होंगे। इसमें देखेंगे, इसके बारे में भी हम जो आगे है प्रशासन के बारे में अगले चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। लेकिन इस प्रकार दोस्तों आप एक चीज़ तो निकला कि लोकतंत्र की हम चौथी जो है विशेषता पर जा पहुंचे हैं। और वो चौथी विशेषता क्या है प्यारे दोस्तों? वो है एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों, संविधान में जो कानून बने हुए हैं, ठीक है, संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम कर सकती है। बेशक वो सत्ता में आ गई है, बेशक वो जनता ने चुनकर भेजी है, बेशक वो सही तरीके से बिना किसी गड़बड़ी के, बिना किसी चुनावी धांधली के सत्ता में पहुंची है, लेकिन वो जनता के नागरिक अधिकारों का ऐसा नहीं है कि आदर करना छोड़ दे, उसको आदर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। और प्यारे दोस्तों, संविधान के बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो ये चौथी परिभाषा थी। अब हम उस कार्टून पर चलते हैं 1 मिनट के लिए, तो थोड़ा इस कार्टून को समझते हैं। मैं इधर छोटा कर लेता हूँ, आप समझिएगा इस कार्टून को। प्यारे दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पे है लिखा हुआ है, इसके साइड में देखो, ये है याहू, गूगल,
किसको, ठीक है, ये साइट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, चीनी सरकार ने गूगल, याहू जैसी लोकप्रिय वेबसाइटों पर बंदिशें लगाकर इंटरनेट पर सूचना को मुक्त प्रवाह को रोक दिया, ठीक है। इस कार्टून में इसी की टिप्पणी की गई है दोस्तों। आप उसके आगे लिखा हुआ है टैंक और निहत्थे छात्र की तस्वीर पाठक को चीन के हाल के इतिहास को एक अन्य बड़ी घटना की याद दिलाता है। यह घटना क्या है? देखो ये एक्चुअली देखो ये निहत्था छात्र खड़ा है, इसका मतलब है कि उसके पास कुछ नहीं है और उसके सामने क्या लगा हुआ है, तोपें लगी हुई हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इसमें जो कहा गया है, आपका पहली बात तो 2 चीज़ें हैं कि यहाँ पर जनता के जो अधिकार है ना प्यारे दोस्तों, उनका क्या किया गया है? उनका सम्मान नहीं किया गया, उनका अधिकार है। क्योंकि सूचना लोकतंत्र के अंतर्गत आपका क्या है, सूचना पाने का अधिकार आपका एक लोकतांत्रिक अधिकार है, ठीक है? आपको सूचना पाने का इसका मतलब क्या है कि आपने इंटरनेट को बंद कर दिया तो आप जो जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं वो आज जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकते, जबकि जो सूचनाएं हैं सरकार क्या काम कर रही है क्या नहीं कर रही है वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, यानी कि पब्लिक जनता में के बीच होना चाहिए और उसको जानने की जो साइट्स जो हैं उनको क्या कर दिया है यहाँ पर बैन कर दिया गया है। एक तो ये बात हुआ। दूसरा है कि भाई जो निहत्था है उसको क्या है, इसका मतलब है कि जो तोप दिखा रहा है ना, ये दिखाई जा रही है कि भाई उसको, ठीक है, इसका मतलब कि नागरिक अधिकारों को इसको कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो नागरिक अधिकारों को क्या दिखा रहा है, ये हनन को दिखाता है। खैर हम आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। हमने लोकतंत्र की 4 विशेषताओं को देख लिया सभी को। अब हम देखते हैं परिभाषा का सारांश। प्यारे दोस्तों परिभाषा का सारांश क्या है? तो पहला तो परिभाषा ही तो ये थी, परिभाषा क्या है कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। और इसकी जो है सारांश क्या है दोस्तों, 4 इसकी क्या दे दिया है, इसकी विशेषताएं हैं। तो ये बुनियादी जो विशेषताएं दे रखी हैं आप, तो देखेंगे क्या है भाई 4 विशेषता, ये जो आपके सामने लिखी हुई हैं। विशेषता ये हो गई, पहली क्या है, लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करेंगे। ये हमने कंसाइज नोट्स भी हो जाएगा ये आपका। दूसरी जो विशेषता है वो क्या है, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और विकल्प उपलब्ध कराता है, चाहे वो देखेंगे आगे, चाहे वो तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं, चाहे तो वो मौजूद शासकों को भी बदल सकते हैं ना, उनको वोट का अधिकार होता है। उसके बाद है चौथी जो विशेषता है वो क्या है, यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए, चाहे मैं चुनाव में भी लड़ सकता हूँ। उसके बाद है चुनाव दोस्तों, चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय की गई बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है, ठीक है। तो ये थी आपकी 4 विशेषता और इसको आप ये आपका आएगा, ये आपका क्वेश्चन होगा, हम आगे अगले उसमें देखेंगे तो वहां पर आपको ये लिखने के लिए आएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या है प्यारे दोस्तों, आपको जब इतना सारा आपने चीज़ों को पढ़ लिया है तो आपको अभी देखते हैं कितना समझ में आया है, इसको देख लेते हैं। और ये समझ में कितना आया है ये आपको जो सामने दे रखा है, क्या दे रखा है, एक तरफ दे रखे हैं उदाहरण और एक तरफ दे रखी है विशेषता। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप हम देखते हैं आप कितना इस चैप्टर को समझें। तो उदाहरण और दूसरी तरफ है विशेषता, क्या है भाई, तो देख लेते हैं इसको क्या है क्या नहीं है, यहाँ पर देखेंगे। चलो मैं इनको नाम दे देता हूँ। यहाँ पर इसको मैंने जो उदाहरण है इसको नाम दे दिया है, इसको दे दिया है 1, इसको 2, ठीक है, इसको 3 उदाहरण, इसको चौथा उदाहरण और इसको 5वां उदाहरण दे दिया नाम। उदाहरण देखते हैं ना, क्या है प्यारे दोस्तों, आप पहला देखेंगे, भूटान नरेश ने घोषणा कर दी है, घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर ही काम करेंगे। भूटान का राजा है, उसने ये घोषणा कर दी है कि वो चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से यानी कि सलाह पर ही काम करेंगे। तो ये कौन सा उदाहरण है आप पढ़ेंगे, क्या ये कानून का शासन को दिखाता है, क्या ये अधिकारों का सम्मान कर रहा है वहां का राजा, क्या एक व्यक्ति एक वोट की बात कर रहा है वो, क्या स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव की बात कर रहा है, या चुने हुए नेताओं द्वारा प्रमुख फैसले करना। प्यारे दोस्तों ये किसको दिखा रहा है, पहला जो है भूटान वाला जो एग्जाम्पल है वो किसको दिखाता है, 5वीं बात को दिखाता है। किसको दिखाता है, 5वीं बात को। इसका मतलब क्या है कि वहां का नरेश ने क्या फैसला किया कि वो चुने हुए नेताओं के सलाह पर काम करेगा, क्योंकि प्रतिनिधि जनता ने किसको चुना था, अपने शासकों को, और शासक ने वहां के नरेश को, तो वो क्या करेगा अब उसी के आधार पर लेगा। इसका मतलब क्या है, ये लोकतांत्रिक हुआ। क्लियर है? अच्छा आगे देखते हैं, भारत से गए अनेक तमिल
मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये किस चीज़ का उल्लंघन है? क्या ये कानून के शासन का उल्लंघन है? क्या ये नागरिकों के सम्मान का उल्लंघन है? या एक व्यक्ति एक वोट का उल्लंघन है? तो प्यारे दोस्तों, ये एक व्यक्ति एक वोट का उल्लंघन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कौन सा लगेगा? इसके सामने आएगा तीसरा। उसके बाद देखते हैं, नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगा दी। तो अब ये किससे है? इसका मतलब प्यारे दोस्तों क्या है कि वो नागरिकों के सम्मान क्या नहीं कर रहा है, नागरिकों के अधिकार जो हैं, घूमने की, संगठन बनाने की, प्रदर्शन करने की, रैली करने का जो अधिकार है उसको क्या कर रहा है? वो हनन कर रहा है। तो इसके आगे कौन सा लगेगा प्यारे दोस्तों? दूसरा लगेगा। दूसरा है ना ये, मैच द फ्लैग, ठीक है। यानी कि नागरिक नरेश कौन सा लगेगा? ये वाला है ना। और ये तमिल वाला किसके आगे लगेगा? इसके आगे। उसके बाद है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। ठीक है, तो इसको देख लो, भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। तो ये अभी कौन कौन से बचे हैं हमारे पास दोस्तों? आप देख सकते हैं, 5 भी हो गया, इधर 2 और 3 हो गए। एक तो बताया कानून का शासन और एक बताया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो प्यार दोस्तों, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो क्या था, बिहार विधानसभा वो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही थी, अर्थात कानून के शासन के अनुसार काम नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये कहेंगे कि इसमें जो आपका लगेगा वो लगेगा पहला। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टियां इस बात पर सहमत हुई हैं कि चुनाव के समय किसी भी पार्टी की सरकार न रहे। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे दोस्तों? आप कह सकते हैं यहां पर कौन सा लगेगा? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, अर्थात यहां पर कह सकते हैं आप चौथा। इसका किधर हो जाएगा? चौथा। तो ये इसके एग्जाम्पल थे, और सीधा इस प्रकार के क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के तैयारी के लिए। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। देखो, हाँ जी, आप देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको ये बताया, अभी जो हमने आज जो किया है, ये आज हमने देखा कि ये जो पार्ट था हमारा प्यारे दोस्त, ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हमने एक पार्ट को देख लिया है। एक पार्ट में क्या था कि लोकतंत्र क्या। तो आज हमने इसमें क्या किया है? लोकतंत्र क्या, यहाँ पर लिखा हुआ ना, आप देख सकते हैं ना, ये क्या लिखा हुआ है? लोकतंत्र क्या। और दूसरा क्या है? लोकतंत्र क्यों। तो आज हमने इसमें देखा कि लोकतंत्र क्या, इसको समझने का प्रयास किया। तो इसका जो पार्ट है 1, इसको हमने चैप्टर 1 को पार्ट 1 में कर लिया है, और चैप्टर 1 पार्ट 2 दो पार्ट में कर लेंगे। और दूसरे पार्ट के अंतर्गत ही हम उसके जो क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, विद्यार्थी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे होंगे, या तो वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप किसी भी आपका वो आपके 9th क्लास में पढ़ रहे हों, उनको आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे दोस्तों। ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे और आपका सपोर्ट बना रहेगा। तो हम इसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रॉपर करेंगे। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।